लेक्चर भी सुनना है। ये टॉपिक नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने भी इसे बहुत बार समझा लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया। आपने इसे बहुत ही ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज जो हमने आर्टिकल डिस्कस करना है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एक ऐसी पीरियोडिक मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि डायरेक्शंस में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सर्कुलर मोशन आप काफी डिटेल से चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद यह है कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से यह भी एक पीरियोडिक मोशन बन जाती है। तो यहां पे ये दोनों मोशंस जो आज हमने कंपेयर करनी है इस आर्टिकल में, ये बेसिकली पीरियोडिक मोशंस बन जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन से इस वजह से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक नई टाइप की मोशन है। इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूलाज अभी एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी कैलकुलेशन के लिए हम अगर कंपेयर कर लेते हैं और कंपैरिजन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों एक दूसरे का रेप्लिका निकल आए तो फिर हम फार्मूला डिराइव करेंगे सर्कुलर मोशन से और उसको अप्लाई कर लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपको एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम इस मैस को इसकी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस B एंड C विद A एज मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स, इसमें B और A का डिस्टेंस और A और C का डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अब अगर हम एक वाइब्रेशन की इसमें बात करते हैं तो एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब मैस अपनी मीन पोजीशन A से मूव करेगा B पॉइंट की तरफ विच इज द एक्सट्रीम पोजीशन, B से दोबारा A पॉइंट पे, A से C पॉइंट पे विच इज द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो यहां तक इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात भी पता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यहां पे हमने बेसिकली एक वाइब्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमसे यह पूछा जाए कि हर एक पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा तो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टोटल टाइम इज द टाइम पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, और कैपिटल T को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट के लिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी T/4। अब अगर हमसे यह पूछता है कि हाफ वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा T/2। और अगर हम ये पूछते हैं कि 3 पोर्शंस के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और वहां से फिर अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाए, तो लगने वाला टोटल टाइम जो है उसकी वैल्यू होगी 3T/4। और कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए इसका टाइम कितना आ जाएगा? T के इक्वल आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में जो हमने बातें यहां डिस्कस की हैं उसको लिख लेते हैं। वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया? वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम is at point A। A पॉइंट क्या है जी? इसकी मीन पोजीशन है। फिर हमने क्या किया था? We displace mass and then release, और इस वजह से सिस्टम ने ऑसिलेशन परफॉर्म करना शुरू कर दिए। देन सिस्टम स्टार्ट्स ऑसिलेशन between points
B and C, जो कि क्या है, इसके एक्सट्रीम पोजीशंस वाले पॉइंट हैं। फिर स्टूडेंट्स इसमें हमने डिस्क्राइब किया है सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को। हेयर ए बी डिस्टेंस इक्वल है ए सी डिस्टेंस के, जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमने वाइब्रेशन को डिस्क्राइब किया था, मैस स्प्रिंग सिस्टम completes its one vibration in moving from A to B, back to A, then other extreme position C, and then back to A. फिर टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड which is given by capital T. And frequency is given by F, which is equal to 1 divided by T. तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट्स थे जो कि अभी हमने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। अब हम एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस x नॉट के इक्वल है। और x नॉट क्या चीज है? x नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें पॉइंट P सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसकी स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। हमारे पास जो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल है? कैपिटल टी के इक्वल है। तो हमने यहां पे ये ज्यूम किया हुआ है कि सेम टाइम कैपिटल टी में पी पॉइंट अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। आप देख सकते हैं कि डायामीटर डी ऑफ द सर्कल, इसका लेवल सेम है एज दैट ऑफ पॉइंट बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सर्कुलर मोशन के ये पॉइंट्स इसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं। स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है कि कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O and radius x naught, which is the amplitude of vibration. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें हमने डिस्क्राइब किया था अ पॉइंट P is moving along circumference of circle at
कांस्टेंट स्पीड। फिर हमने टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया था, टाइम टेकन बाय पॉइंट P टू कंप्लीट वन रोटेशन is capital T, which is the time period of oscillation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इन दोनों मोशंस का कंपैरिजन। अब हमने P पॉइंट के प्रोजेक्शन को स्टडी करना है कि जब P पॉइंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के अलोंग किस तरह से मूव करता है। तो उसके लिए आइए देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन डायमीटर। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखिए। यह हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक पार्टिकल अपनी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इसको अगर हम साइडवेज देखते हैं तो साइड से देखते हुए हमें वही पार्टिकल जो कि पहले अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था अब एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हर एक सर्कुलर मोशन में एक ऑसिलेटरी मोशन छुपी हुई होती है। अब इसी सिनेरियो को स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी सिचुएशन बन जाएगी। सपोज कर लें कि P पॉइंट जिस टाइम पे हमने प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया है उस वक्त वो O1 से पास कर रहा था और डेफिनेटली फिर उसका प्रोजेक्शन कहां पे होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जैसे जैसे P पॉइंट अपनी मोशन परफॉर्म करना शुरू करता है उसका प्रोजेक्शन भी उसके साथ साथ एज इट इज मूव करना शुरू कर देगा और दोनों सेम टाइम में D पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद फर्दर जैसे P पॉइंट अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने की तरफ मूव करेगा तो इसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन N डायामीटर DE के ऊपर बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अगर हम N की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं तो इसमें O इसकी मीन पोजीशन बन जाएगा जबकि D और E इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि D और E का वही लेवल है जो कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने B और C का लेवल डिस्क्राइब किया था। और दोनों सिचुएशंस में यानी कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम और ऑसिलेटर N की मोशन एक ही जितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसकी रीजन यह है कि चूंकि P पॉइंट का टाइम पीरियड वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड से मैच करता है तो डेफिनेटली N जो कि P पॉइंट का प्रोजेक्शन है उसका टाइम पीरियड भी वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के साथ मैच करेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि N की मोशन पॉइंटर P1 मोशन का रेप्लिका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जिस तरह से वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का पॉइंटर P1 मोशन परफॉर्म कर रहा है, P पॉइंट का प्रोजेक्शन N भी एग्जैक्ट उसी तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि N इज द रेप्लिका ऑफ पॉइंटर P1's मोशन। तो अब हम सर्कुलर मोशन से फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे और उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उससे पहले हम इस प्रोजेक्शन के बारे में जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया उनको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि कंसीडर प्रोजेक्शन N of point P on diameter DE as P performs
circular motion, its projection performs back and forth motion about center of circle. फिर स्टूडेंट्स इसमें हमने ये डिस्क्राइब किया है पॉइंट्स D and E is same as that of B and C. नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड ऑफ n is same as that of P1. So we can say that motion of n is replica of pointer P1 motion. Hence, we derive relations for n. They are also applicable for P1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके पॉइंट्स. अब हम इसके बाद चलते हैं विच इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. जी स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, और उसके लिए हम उसी सर्कुलर मोशन को कंसीडर करेंगे. ये है जी हमारे पास वही सर्कल जिसका सेंटर O है और इसका वर्टिकल डायमीटर हमने कंसीडर किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू DE. इसमें हमने एक P पॉइंट की मोशन की बात की थी. तो फर्ज कर लें कि इनिशियली जब हम प्रोसेस को स्टडी करने लगते हैं तो P पॉइंट O1 पोजीशन पे था. विद द इंक्रीज इन टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद P पॉइंट सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता हुआ पहुंच गया सपोज इस पॉइंट के ऊपर, और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका प्रोजेक्शन डायामीटर के ऊपर इस लेवल तक पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास n की पोजीशन आ जाएगी. अब हमने ये देखना है कि n ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल O. उससे पहले अगर हम रेडियस डिस्क्राइब करते हैं तो इस सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल था, जिसको हमने x नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ था. तो यहां पे आ जाएगा x नॉट. दिस इज द एंगल थीटा विच इज द लाइन OP स्वेप्ट आउट इन टाइम t. यानी कि t टाइम में जितना OP लाइन ने एंगल ट्रेस किया है, इसको हम यहां पे नाम दे देते हैं थीटा के इक्वल. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह बात पता है कि अगर इस जगह पे ये एंगल थीटा आ रहा है, एंगल जो है वो भी किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा. इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं एज थीटा.
और हमने वैल्यू फाइंड करनी है O से N डिस्टेंस की, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और X से हमने उसे यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। कहता है कि इनिशियली व्हेन t is equal to 0, point P is passing through O1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कहता है कि the angle swept by line OP in time t is angle O1 OP which is equal to theta, और जिसको हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इसकी लीनियर फॉर्म होती है S इज इक्वल टू VT, तो वहां से ही हमने इसको एंगुलर पैरामीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस displacement of projection n is given by, कहता है कि consider triangle ONP। स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है ONP, जिसमें P पे एंगल थीटा है, N पे 90 का एंगल बन जाएगा, जिसको हम यहां डिस्क्राइब कर लेते हैं, और O जो है वो इस सेंटर का सर्कल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम जरा इस रीजन से बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें इसका क्लियरली पता चल सके कि किस शेप की ट्राइंगल है। सो दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज पॉइंट P जिसपे एंगल है थीटा, दिस इज पॉइंट N एंड दिस इज पॉइंट O। O से P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हम x0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और O से N तक जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, जबकि परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू को डील करता है? तो दैट इज साइन ऑफ थीटा। आपने इस ट्राइंगल में से वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ थीटा की। अब साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहां पे हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू को ON से लिखेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू को OP से लिखेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब ON की वैल्यू को x लिखेंगे, जबकि OP की वैल्यू को x0 लिखेंगे, तो ये रिजल्ट बन जाएगा साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x ओवर x0। और यहां से स्टूडेंट्स अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x0 साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकल आता है। अब इसमें आप लोगों को पता है व्हाट इज x0? x0 क्या चीज है? x0 इज द एम्पलीट्यूड, और ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि x साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जहां पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे x की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जहां साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी वहां पे x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज के एंगल की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
तो उसमें देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह से वैल्यूज बनेंगे। हम यहां पे सपोज करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री, और इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 पे किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू एक्स नॉट। फिर हम बात करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हम 180 रखते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली